Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 13th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So first of all, we are going to discuss the thought of the day. What is this? Happiness is not by chance but by choice. तो जो लाइफ में हैप्पीनेस है ये कोई बाय चांस नहीं आती. यू हैव टू मेक इट योर हैबिट. जो हैप्पीनेस है वो आपको अपनी हैबिट बनानी होगी और वो आपको अपनी चॉइस बनानी होगी कि जो हैप्पीनेस है वो आपकी चॉइस है, बाय चांस नहीं आई. इट मींस इन एवरी कंडीशन यू विल बी हैप्पी और यू विल बी एबल to adjust with the situations and find out the solutions of every adverse situation. So this is the key point of living a happy life. चलो आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. वर्ल्ड की एक हैप्पीनेस इंडेक्स आती है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आया है. हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आती है, ठीक है. ये बताओ कौन इसको रिलीज करता है और रिसेंट हैप्पीनेस इंडेक्स में हु वाज द टॉप परफॉर्मर कंट्री. मींस कौन से कंट्री के पीपल को सबसे ज्यादा हैप्पी पीपल माना जाता है, कहाँ के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी लाइफ जीते हैं. तो इस इंडेक्स में किस कंट्री को फर्स्ट रैंक मिली थी. चलिए आपके लिए ये एक होमवर्क हो गया. नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 to revise our previous day session, and also you should test yourself that in the last session what we discussed you should also have some idea regarding such basic points. Question number 1, the Constitution of India under article, ये आपको फिल करना है, which guarantees the right to life and personal liberty is often interpreted to include the right to bail as part of the fair and just legal process. तो कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को राइट टू बेल से रिलेट करके देखा जाता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट आर्टिकल. ये आर्टिकल कौन सा है, ए, बी, सी और डी. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज आर्टिकल 21 एवरी इंडिविजुअल को इंडिया में राइट देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जिसको हम कई बार किससे जो है रिलेट करके देखते हैं, राइट टू बेल से. बिकॉज जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे तो किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेरी अरेस्ट उसका नहीं होना चाहिए और उसको एज ए राइट टू लिबर्टी मिलना चाहिए. सो दिस आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द बेल. आर्टिकल 18 आप जानते होंगे, टाइटल जो मिलते थे लोगों को, जैसे सर का टाइटल, राजा का टाइटल, वो सब बाद में जो है कैंसिल उनको कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया आर्टिकल 18 के थ्रू. नाउ यू हैव टू आंसर मी द रिमेनिंग टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 14. ये किससे रिलेटेड है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which article of the Indian Constitution is related with equality before law? Because in the last session we discussed regarding the bail, और उसमें जो सीएम केजरीवाल साहब को जो बेल मिली थी उसके रिगार्डिंग में जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि अगर किसी पॉलिटिशियन को आप इस बेसिस पर बेल प्रोवाइड कर रहे हो कि उनको इलेक्शन का कैंपेन करना है, उसको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो जो कॉमन मैन है, कोई फार्मर है, अगर वो भी ये कहे कि मेरे को हार्वेस्ट करने के लिए, अपनी फसल को काट करने के लिए, उसको रिपिंग करने के लिए सर मुझे 20 दिन के लिए बाहर रहना होगा, तो क्या जुडिशरी उस फार्मर को बेल देगी? अगर किसी पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है तो उस गरीब किसान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है उसकी फसल को क्लिप करना. उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी रिक्शा पुलर के लिए, वो अपना रिक्शा चलाए, बच्चों के लिए लिवलीहुड अर्न करे और बच्चों की फीस भरे. तो ये क्रिटिसाइज किया गया था इसमें इस बेल को कि अगर आपने इलेक्शन के बेसिस पर इसको बेल प्रोवाइड की है तो इंडिया में बहुत सारे जो कॉमन पीपल हैं आज भी वो जेल्स के अंदर हैं और उनकी प्रोसीडिंग्स तक के नंबर नहीं आए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं. अराउंड 76% इंडिया में जो जेल में रहने वाले जो अंडर ट्रायल्स हैं, या मैं कहूँ कि जो प्रिजनर्स हैं,
उन प्रिजनर्स में से 76% अंडर ट्रायल्स हैं। मीन्स अभी उनका ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि उनको वो इनोसेंट है या वो विक्टिम है या कल्प्रिट है। तो अभी तक उनका ये डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इस बेसिस पर इस बिल को क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। सो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है? तो ऑफ कोर्स द आर्टिकल इज 14 which talks about the equality before law. और आर्टिकल 14 कहता है कि every individual, it is whether the highest official of India or it is a very common man of India, सब लॉ के जो है सामने इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया withdrew its last remaining soldiers stationed in. इंडिया ने अभी रिसेंटली एक कंट्री से अपनी आर्मी को वापस बुलाया है और रिटर्न बैक किया है। सो ये कौन सा कंट्री है? श्रीलंका, फिलीपींस, मालदीव्स या मॉरिशस? ऑफ कोर्स यू आर राइट, आंसर इज सी, मालदीव्स। बिकॉज मालदीव्स के साथ में हमारा कई जो इश्यू चल रहा था वो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स वहां पे थे उनको लेकर के था, और अब वहां से हमारी आर्मी की यूनिट के सारे सोल्जर्स इंडिया वापस आ चुके हैं। चलो यहीं से देखो, एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूं इसमें से। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने मींस इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया है। ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया है, तो ये कौन सा कंट्री है? और ये जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हीं में से कोई एक कंट्री है जिसको इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया है और वहां पर पहुंचा भी दी है, उनको जो है डिलीवरी भी उनकी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? तो मालदीव्स का नाम अभी कुछ दिन पहले काफी न्यूज में रहा, तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। सो इट इज मोहम्मद सोलिह, ये अब्दुल्ला यामीन या मोहम्मद मुइजू या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद मुइजू। जो मोहम्मद सोलिह और अब्दुल्ला यामीन हैं ये भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, मींस इस टाइम नहीं है जब मुइजू की गवर्नमेंट बनी थी ये प्रेसिडेंट बने थे, तो उससे पहले जो मोहम्मद सोलिह थे और उससे पहले थे अब्दुल्ला यामीन, तो ये प्रेसिडेंट थे लेकिन अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following states have the extension of Aravalli Hills? अरावली हिल्स को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave an order that in some states there will be no fresh license or tenders to mine the stones from the Aravalli Hills. तो 4 स्टेट हैं, उन चारों स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, बैन लगा दिया कि इन रीजन में आप कोई भी माइनिंग का लाइसेंस किसी कंपनी को नहीं दोगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट जो अरावली हिल्स हैं वो कौन से स्टेट में, जो अभी यहाँ पर ऑप्शन में है उनमें है ये, इनका एक्सटेंशन है उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, बिकॉज जो अरावली हिल्स हैं उनका एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। ये 4 स्टेट्स हैं और इनमें है अरावली हिल्स का लोकेशन। सो नाउ जस्ट हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बनास रिवर अराइजेस फ्रॉम। बनास एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है जो मीन्स सेंट्रल इंडिया की, अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो ये कौन सी हिल्स से निकलती है? ऑफ कोर्स दिस राइजेस फ्रॉम अरावली हिल्स। तो बनास रिवर भी कहां से निकलती है? अरावली हिल से निकलती है। नेक्स्ट रिवर इज लूनी रिवर, ये कहां से निकलती है? ऑफ कोर्स इट आल्सो राइजेस फ्रॉम अरावली हिल्स। तो ये दोनों ही रिवर हैं और दोनों ही कहां से निकलती है? अरावली हिल से। एक रिवर और है साखी रिवर, दिस आल्सो राइजेस फ्रॉम अरावली हिल्स, तो ये भी अरावली हिल से निकलती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स? तो अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, आप बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज गुरु शिखर। जो गुरु शिखर पीक है वो अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और जो गुरु शिखर है वो राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान की हाईएस्ट माउंटेन या हिल जो है वो पीक वो कौन सी है, तो दैट इज गुरु शिखर। अगर इसको हम इस तरह से पूछें दैट हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, इट इज गुरु शिखर। अब हम बात करते हैं ये आमसोट पीक और करोह पीक, ये भी किसी स्टेट्स की हाईएस्ट पीक है। चलो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ।
अमसोद पीक जो है वो पंजाब की हाईएस्ट पीक है, और जो करोह पीक है वो कहाँ की है? करोह पीक है आपकी हरियाणा की, लेकिन अमसोद पीक पंजाब की ना होकर के ये है आपकी यूपी की। आप एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी 3 पीक यहाँ पर प्रिपेयर हो गई, तो अमसोद, करोह और गुरु शिखर। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। मैमथ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है स्टोर करने वाला एक प्लांट एस्टैब्लिश हुआ है, कहां पर? सो इट इज ऑफ कोर्स इन आइसलैंड। आइसलैंड में इस प्लांट को स्टोर जो है स्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। यूनेस्को रिसेंटली सेलिब्रेटेड 70th एनिवर्सरी ऑफ adoption of Hague Convention. So it was adopted in 1954 और it is associated with। तो जो हेग कन्वेंशन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। सो एक्चुअली जो यूनेस्को का हेग कन्वेंशन है वो रिलेटेड है कल्चरल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन से। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता था तो आपको इतना अगर आइडिया था कि यूनेस्को का काम क्या है, बिकॉज यूनेस्को कल्चर को लेकर के वर्क करता है, तो ऑफ कोर्स दिस कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद कल्चरल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी होती है उनको प्रोटेक्शन है कि कोई भी कंट्री उन कल्चरल प्रॉपर्टी पर अटैक नहीं करेगा किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। सपोज मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर सपोज वॉर हो जाता है तो पाकिस्तान इंडिया के कल्चरल प्रॉपर्टी पर अटैक नहीं करेगा, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, उन पर अटैक नहीं करेगा। वैसे ही इंडिया भी अटैक नहीं करेगा ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पर। सो दिस इज द हेग कन्वेंशन, जिसको 1954 में अडॉप्ट किया गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स फॉर टुडे। यू नो कि अभी इलेक्शंस जब तक चलेंगे हमको बहुत ज्यादा जो न्यूज है करंट अफेयर की जो हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत कम मिलती है हमको, वो लेसर अमाउंट में हमको मिल पाती है। तो अभी तो सारे के सारे न्यूज पेपर्स में पॉलिटिकल स्पीच और पॉलिटिकल जो न्यूज है वही मोस्टली हमको देखने को मिलती है, बट फिर भी कुछ न्यूज निकालने की कोशिश करते हैं डिफरेंट न्यूज पेपर से। सो अभी क्या मिला है कि दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उनको बहुत सारे बॉम्ब के थ्रेट मिले थे, बाद में फिर हॉस्पिटल्स को थ्रेट मिले, और अब एक नया थ्रेट मिला है ईमेल्स के थ्रू IGI एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और क्या थ्रेट है कि बम से उड़ा दिया जाएगा इस एयरपोर्ट को, ऐसा थ्रेट है। वैसे ही थ्रेट हमको स्कूल्स के लिए मिले थे कि इस स्कूल में बम हम लगा करके इसको जो है ब्लास्ट कर देंगे, और स्कूल्स की मेल ID पर मेल आए थे। फिर हॉस्पिटल्स में ऐसे मेल आए थे, और अब आया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कि भाई आपका ये एयरपोर्ट है उसको हम बम लगा करके उसको ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हुआ क्या है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इस पर अच्छा खासा काम अपना करना स्टार्ट कर दिया है कि ये कहाँ से आ रहे हैं ये मेल, इनको ट्रेस करना। अगर हम बात करें तो जो थ्रेट्स हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है उसको, इससे पहले बुराड़ी हॉस्पिटल को आया था, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल को, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, डाबरी दादा देव हॉस्पिटल, अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल सिविल लाइंस पे जो है, गुरु नानक देव आई हॉस्पिटल, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान जो नजफगढ़ में है, ILBS बसंत कुंज। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इतने सारे हॉस्पिटल्स को इन्होंने थ्रेट दिया था कि हम इनको बम लगा करके इनमें ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे स्कूल्स को मिला था। अब देखो कई बार सिचुएशन क्या होती है कि सपोज करो उन्होंने स्कूल्स को बम लगाने की क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि हम इनमें बम लगाएंगे। अब कई बार टेररिस्ट जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपने अलग तरह से प्लान करते हैं कि उन्होंने बम लगाने की इंफॉर्मेशन दी कि हम इन स्कूल्स में लगाएंगे या हॉस्पिटल्स में लगाएंगे। तो इट मीन्स उनका क्या प्लान हो सकता है कि सारी की सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में लग जाएंगी,
जगह जगह पर। उनकी सारी जो BDS टीम होती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है, वो सारे के सारे कहाँ लग जाएंगे? सिक्योरिटी एजेंसीज का सारा ध्यान कहाँ पर होगा? इन हॉस्पिटल्स पर होगा। और वो उतने टाइम में क्या कर सकते हैं? किसी अनोदर प्लेस पर जिसका किसी ने ध्यान ही न दिया होगा, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी ऐसी खुद की स्ट्रेटेजीज होती हैं कि बम की या अटैक की इंफॉर्मेशन कहीं प्लेस एक ही दो, जिससे कि सारी सिक्योरिटी एजेंसी उस पर फोकस्ड हो जाए और अटैक या जो उनका बॉम्ब वगैरह जो लगाना है वो किसी अनोदर प्लेस पर जाकर के उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दो। मीन्स देखो, इन्होंने अब कहाँ कहाँ के दिए? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एयरपोर्ट, 3 जगह की दे दी इन्होंने। अब इन्होंने कोई मेट्रो की तो नहीं दी, तो हो सकता है वो प्लान करें कि नहीं भाई, वहां पर सारी सिक्योरिटी एजेंसी लग गई, हम मेट्रो पे काम करें, मेट्रो को मीन्स उसको थ्रेट करें हम, क्योंकि मेट्रो पर सिक्योरिटी ध्यान नहीं दे रही है। या हम जो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें लगाने पर वो फोकस करें। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो रेलवे की सिक्योरिटी है, अगर आप उसमें एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर, तो बहुत ही ज्यादा वीक उनकी सिक्योरिटी होती है। कहने के लिए वहां से एक मेटल डिटेक्टर के थ्रू लोग एंटर करते हैं, आपका बैग है वो स्कैन हो जाता है, आपकी थोड़ी सी फ्रिस्किंग हो जाती है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर आने के थोड़ा सा अगर कोई 500 मीटर दूर जाएगा, वहां से एंटर करके आ जाएगा। क्या आने की उसको रिक्वायरमेंट है? और न्यू दिल्ली इस पर चले जाओ आप रेलवे स्टेशन पर, वहां पर कोई फ्रिस्किंग जैसी चीज ही नहीं है, बस यूं ही लोग घुसे चले जा रहे हैं। निजामुद्दीन पर चले जाइए आप, वहां पर कोई ऐसी फ्रिस्किंग जैसा सिस्टम उनके पास में नहीं, वो भी जस्ट फॉर्मेलिटी करते हैं। आप महाराणा प्रताप जो ISBT है, कश्मीरी गेट है ना, वहां पर चले जाइए, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वाले लगा रखे हैं, वहां पर नाम मात्र के लिए जो HHMD होता है, HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, बस उसको ऐसे दिखाते हैं इंसान को, ये भाई देख लो ये HHMD हमारे पास में है। कोई बहुत अच्छे से फ्रिस्किंग नहीं करता। तो बहुत सारे लूप होल्स उसमें हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पर अच्छा खासा मींस एक्शन लिया है और उनको ट्रेस भी किया है, और ट्रेस उनके डोमेन नेम को किया है, जहां से पता चला है कि उनकी ज्यादातर की लोकेशन कहाँ मिली है? रसिया में। और जब ऐसी जो मेल वगैरह की जाती है तो उसमें यूज किया जाता है डार्क वेब का। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब है कि आप ईमेल कर रहे हो इंडिया से, पाकिस्तान से, लेकिन आप उसमें अपनी सिक्योरिटीज वगैरह को चेंज करके शो कर दोगे कि हम इंडिया पाकिस्तान से नहीं, हम तो रसिया से कर रहे हैं। मीन्स आप अपनी लोकेशन, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रॉक्सी ब्राउजर में कर लेते हैं, कॉमन है प्रॉक्सी ब्राउजर। मीन्स आज अभी अपनी वेबसाइट पर आप प्रॉक्सी ब्राउजर को ओपन कीजिए, उसमें इंडिया की जगह आप अपनी लोकेशन कनाडा कर दो, ठीक है, हो गया आपका काम स्टार्ट। अब वो चल जाएगा और वहां पे लोकेशन कनाडा की शो करेगा। नाउ AP वुमेन वोटर्स रिटर्न साड़ीज एंड सीक वैल्यूएबल गिफ्ट। अब देखो, यहाँ से पता चलता है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं उसमें आज भी जो ब्राइबरी चलती है, लोगों को पैसा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुछ वुमेन को साड़ियां गिफ्ट की गई, ठीक है। अब उन महिलाओं ने क्या किया, वो साड़ी की जो साड़ी थी वो सारी की सारी वापस कर दी, रिटर्न कर दी। क्यों? बोला हमको तुम साड़ी गिफ्ट कर रहे हो और दूसरी वाली कॉलोनी में तुमने जो है बढ़िया बढ़िया कुकर गिफ्ट किए हैं, बढ़िया बढ़िया तुमने ओवन गिफ्ट किए हैं, तो हम ये नहीं ले रहे। या वहां पर आपने रिंग गिफ्ट की है गोल्ड की, बोला ये उन्होंने सारी की सारी वापस कर दी, बोला हमको भी उतनी ही वैल्यू के गिफ्ट चाहिए, हम ये सब नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्लियर दिखता है कि इलेक्शन कमीशन, पुलिस या एजेंसीज कितना भी काम कर लें, लेकिन वोट के बदले पैसा, पैसे के बदले वोट, ये आज भी सोसाइटी में चल रहा है, ये पूरी तरह से बंद अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है कि गवर्नमेंट जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, स्पेशली बॉर्डर विलेजेस जो चाइना के बॉर्डर पर हैं, उनके लिए उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव किया है। और उस पर कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है? 2 करोड़ पर किलोमीटर, मीन्स 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पर उनका जो है इसमें स्पेंड वो करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। और उस प्रोग्राम का नेम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? देखो, जो बॉर्डर विलेजेस है, सपोज करो ये इंडिया, इधर चाइना का बॉर्डर, ये चाइना हो गया, इधर इंडिया हो गया। अब ये वाले जो रीजन है, ये सारे के सारे कैसे हैं? माउंटेन वाले रीजन है। यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स में आज भी, इंडिया मीन्स इंडिपेंडेंट हुई बहुत सारा टाइम हो गया, बट इन विलेजेस में आज तक आपको कोई रोड नहीं मिलेगा।
अब विलेजेस में देखो, विलेज के जो पीपल हैं वो तो प्रॉब्लम फेस ही करते हैं, लेकिन ये जो रोड नहीं है उसकी वजह से आप एग्जांपल देख लीजिए 1962 का, जब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था, तो हमारी जो आर्मी थी, यूनिट्स थी, या जो हमारे सोल्जर्स थे, उनको जाने के लिए क्या चाहिए था? रोड। वो हमारे पास में था नहीं, और चाइना बहुत पहले से ही उन रीजन्स में क्या बना रहा था? रोड बना रहा था। तो हम अपनी जो बैकअप भेजना था, हमको रीइंफोर्समेंट भेजना था फोर्सेस का, वो हम वहां पर सेंड नहीं कर पाए, और हमको वो वॉर जो है हारना पड़ा, और बड़ी इंसल्ट हुई थी इंडिया की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है काफी टाइम से, कि जितने भी बॉर्डर वाले रीजन्स हैं उनमें डेवलप कर रही है रोड्स, और कितना भी खर्चा आ जाए उसके लिए वहां पर वो अच्छे खासे रोड्स बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे कि इंडियन आर्मी या और भी जो फोर्सेस हैं वो आसानी से वहां तक पहुंच सकें। उसके लिए वो स्टील के ब्रिज बना रहे हैं, जिससे कि बड़ी इजीली वहां पर पहुंच सके। और इन विलेजेस के साथ में यदि इंडिया की मेन स्ट्रीम की कनेक्टिविटी होगी, तो इन विलेजेस में इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी पर्सनल भी तो जाकर के वहां रह सकते हैं और इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस मिल जाती है। जब आपके लोग, इंडियन फोर्सेज, गवर्नमेंट, उन बॉर्डर रीजन्स के गांव वालों से कनेक्ट ही नहीं रहोगे आप, तो कैसे वो आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे? तो कल को वो तो चाइना वाले आएंगे, उनको बड़ी आसानी से उनको जो अपीज कर सकते हैं। सो अभी क्या हुआ है कि 113 रोड जो है एरियाज को उनको सैंक्शन कर दिया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम वाले रीजन में। सबसे ज्यादा इसमें अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में 105 रोड बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में 5 रोड्स हैं और सिक्किम में 3 रोड्स हैं, और बड़ी लंबे लेवल की इसमें कनेक्टिविटी को डेवलप किया जा रहा है, बिकॉज वहां पर जो लैक ऑफ रोड कनेक्टिविटी थी अब वो फिनिश हो जाएगी। प्लस वहां पर एक काम और किया जा रहा है कि वहां पर जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, कि जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सकें कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड वहां पे रोड बना या नहीं बना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस पर अपना अप्रूवल दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एग्जीक्यूट करने का काम स्टार्ट कर दिया। ये जो रोड होंगे इसको इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करके देगी, बाद में स्टेट गवर्नमेंट वहां की जो होगी वो इनको फिर मैनेज करेगी, ठीक है। तो जो चाइना जो है उसने अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको हम एलएसी बोलते हैं, तो एलएसी के उस पार उसने बहुत सारे रीजन्स में अपनी रोड बना दिए, बंकर्स बना दिए, इवन छोटे मोटे एयरपोर्ट्स भी उन्होंने वहां पर बना दिए हैं, ठीक है। आर्मी के रहने के लिए क्वार्टर्स वहां पर बना दिए हैं अपने सोल्जर्स के लिए। और इंडिया को देखिए, अब जाकर के वहां पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है, जबकि अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई फैसिलिटीज उस रीजन में नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं, यूके मीडिया वॉर्न्स एप्पल ओवर प्लान्स टू ब्लॉक एड्स। जो एप्पल है, जिसके आईफोन आते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अपना कुछ एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, और उसके थ्रू होगा क्या कि एप्पल के मोबाइल में, जैसे एप्पल में ब्राउजर चलता है, सफारी ब्राउजर, ठीक है, तो उसमें उस सॉफ्टवेयर को वो इंस्टॉल करके देगा, तो आपके मोबाइल पर जो एड आते हैं, है ना, उन एड्स को वो ब्लॉक कर देगा। जैसे कई बार एड आ गया, किसी न्यूज का आ गया, है ना, तो इनको वो ऑटोमेटिकली उसके सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर देंगे। अब इसके अगेंस्ट में जो फाइनेंशियल टाइम्स है, लंदन का, ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, उसने बड़ा कॉशन दिया है गवर्नमेंट को कि भाई इससे क्या होगा कि जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो जर्नलिज्म है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज जर्नलिज्म में जो इनकम होती है वो ऐसी ही न्यूज वगैरह के थ्रू होती है, जिस पर एड वगैरह अटैच कर दिए जाते हैं और वहां से उनकी इनकम होती है। अब सोचिए कि करोड़ ऑफ पीपल, अगर उनके पास में एप्पल का ये जो सफारी ब्राउजर होगा, तो न्यूज से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी एड होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे? ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तो इनकम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने एप्पल को भी वार्निंग दी है कि भाई ऐसा मत करिए, और इससे जर्नलिस्ट को बहुत सारा लॉस होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक फ्लावर है जिसका नाम है ओलियंडर। अभी आपने देखा तो सबने होगा, और ये काफी पॉपुलर है, देखो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये भी ओलियंडर है, ये पिंक कलर का है और ये है येलो कलर का। एक्चुअल में ये कुछ नहीं, ओलियंडर का अगर आप एक्चुअल में नेम देखोगे तो ये है कनेर के पुष्प। कनेर जिसको बोलते हैं रूरल एरियाज में, हिंदी में इसको कनेर बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट नेम्स होंगे, बट इसका जो लोकल नेम है वो हिंदी में कनेर है, इंग्लिश में इसको हम ओलियंडर कहते हैं। काम क्या हुआ
काम ये हुआ कि उसमें केरला में वहां के कुछ 2 टेम्पल्स हैं, 2 टेम्पल अभी ऐसे हैं, उन्होंने इस फ्लावर पर बैन लगा दिया। बोला आप इसको मंदिर में लेकर के नहीं आ सकते, आप इसको गॉड को ऑफर नहीं कर सकते हो इस जो है फ्लावर को। रीजन क्या है? देखो, इन्होंने तो अब जाकर के इसको जो है बैन किया है, लेकिन आप बहुत सारे विलेजेस में हमारे जो मीन्स जो ओल्ड पीपल हैं वो हमेशा से हमको बताते थे, हमको भी बताते थे और बहुत सारे लोगों को पता होगा ये कि ये पॉइजनस है। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक महिला ने गलती से उसका एक ऐसे फ्लावर जो है उसकी एक पेटल को खा लिया। ठीक है, उसको बाइट कर लिया और निगल लिया उसको। ठीक है, अब देखने में तो अच्छा सा लग रहा है ये। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, जो रोज की पेटल्स होती हैं उनको भी लिया और चबा लिया, ठीक है, उसको बाइट कर लेते हैं, लेकिन ये काफी पॉइजनस होता है। और पॉइजनस केवल फ्लावर नहीं होता, इसके लीव्स, इसका स्टेम, इसकी रूट्स सब पॉइजनस होती है। सो आपको कभी भी इस फ्लावर को, ठीक है, आप देखने के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसकी स्मेल को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्मेल होती है, बट इसको कभी भी बाइट नहीं करना है, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसना पड़ जाएगा। सो ओलियंडर इज अ हाईली टॉक्सिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब इस प्लांट्स में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसकी वजह से ये पॉइजनस हो जाता है। अब वो इसकी लीव्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, सब जगह इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये काफी जो है पॉइजनस है। हाँ, इसको आयुर्वेद में कई बार बहुत सारे ऐसे इसके इंसिडेंट्स मिलते हैं, न्यूज इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसको स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसको वो स्किन प्रोडक्ट्स में यूज किया जा रहा है तो ऐसा ये नहीं कि आपने खुद से उस फ्लावर को लिया और खुद ही डॉक्टर बन गए और उसको स्किन पर कहीं भी अप्लाई कर लिया। नो, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। तो उसमें बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन with some more important news. So we are going to end this session for today. Thank you. Bye-bye.